हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि आरबीआई जो भी क्वांटिटेटिव मेजर्स का इस्तेमाल करती है, ठीक है, हमारे इकॉनमी में मनी सप्लाई को बढ़ाने या घटाने के लिए, ठीक है, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को वो कैसे यूज करती है, वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, सॉरी। तो इन सारे एस्पेक्ट को हम डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ देखेंगे वो है सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो इस लेक्चर को मैं आपको बताऊं उससे पहले थोड़ा इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इनके बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, जो हमारे इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी होती है वो बनती है मॉनेटरी पॉलिसी प्लस फिस्कल पॉलिसी से। ठीक है, जो फिस्कल पॉलिसी है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। ठीक है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो फिस्कल पॉलिसी बनाती है। और अगर मैं कहूँ कि फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है तो आप किसी साल का बजट पढ़ लेना। तो जो हमारे लोकसभा में बजट पेश होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारा जो बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वही गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो करते क्या हैं, उस बजट को जो लेकर आते हैं वो इसमें बेसिकली वो चार मामलों को डील कर रहे होते हैं। पहला कि जो भी डायरेक्ट टैक्स रेट्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे उस साल के लिए, यानी कि इनकम टैक्स, ठीक है, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉरपोरेट इनकम टैक्स, और जो भी सर्ज फीस या सर चार्जेस या आपका सर्ज टैक्स था उसके रेट्स क्या होंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के क्या रेट्स होंगे, यानी जीएसटी में अगर कोई चेंजेस होगा, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के प्रोडक्ट्स पे अगर जीएसटी का चेंजेस होंगे, या फिर एक्साइज कितना होगा। ठीक है, बाकी अगर किसी कमोडिटी के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स चेंज हुआ है तो वो बताएंगे वो। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट बताती है कि इस साल उनके एक्सपेंडिचर का प्लान क्या, यानी जो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, कितना होगा। ठीक है, और जो भी वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को जो भी बजट एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पैसा एलोकेट कर रहे हैं उनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ ग्रांट ऑफ दोज मिनिस्ट्रीज़। ओके, और आखिरी चीज़ में होता है कि गवर्नमेंट इन सारे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, एक तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से आती है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट की रेवेन्यू आती है क्योंकि गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा बोरो करती है। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई के थ्रू मनी बोरोइंग करती है। ठीक है, अब आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट कैसे मनी बोरो करती है वो मैं बताऊंगा। तो जो इंटरनल डेट गवर्नमेंट लेती है आरबीआई या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर गवर्नमेंट एक्सटर्नल बोरोइंग भी कर सकती है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ से। ओके, ये सारी मोटी मोटी बातें हमारे फिस्कल पॉलिसी में होती हैं, हमारे बजट में होती हैं। ठीक है, लेकिन हमारा कंसर्न है इकोनॉमिक पॉलिसी के उस हिस्से से जिसे आरबीआई डील करती है। तो आरबीआई डील करती है मॉनेटरी पॉलिसी से। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, या मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन करता है, उससे बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज की डेट में अपने इंडिया में, यानी कि आरबीआई के अंदर इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता कौन है। मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, इसको बोलते हैं एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये उर्जित पटेल के रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी, उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो एमपीसी का गठन हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2016 में, और एमपीसी में मतलब ये 2016 से काम कर रही है एमपीसी।
यानी हमारे देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी है 2016 से, ठीक है, 2016 से एमपीसी ही बना रही है। और इस एमपीसी के अंदर 6 मेंबर हैं, 3 तो आरबीआई के अपने मेंबर हैं और 3 नॉन आरबीआई मेंबर्स हैं, ठीक है। पहला जो कि इस पूरे एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो हेड होते हैं वो होते हैं आरबीआई गवर्नर। जो दूसरा मेंबर हैं वो आरबीआई डिप्टी गवर्नर हैं। तीसरा मेंबर आरबीआई ऑफिसर जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का इंचार्ज होता है। और जो 3 नॉन आरबीआई मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट करती है सिलेक्शन कम सर्च कमेटी, ठीक है। और इनको अपॉइंट की जाती है गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के हिसाब से। गवर्नमेंट जिन लोगों को रिकमेंड करती है उनमें से 3 लोगों को सिलेक्शन कम सर्च कमेटी अपॉइंट करती है। तो कुल 6 मेंबर एमपीसी के अंदर होते हैं। अब ये एमपीसी काम कैसे करता है थोड़ा वो देख लेते हैं। एमपीसी में हर मेंबर के पास 1 वोट होता है, यानी 6 मेंबर तो 6 वोट। आरबीआई गवर्नर के पास, ठीक है, कोई वीटो पावर नहीं होता है। हालांकि ये डिबेट रहा है कि आरबीआई गवर्नर को वीटो पावर मिलनी चाहिए, पर जब से एमपीसी बना है और अब तक आरबीआई गवर्नर को कोई वीटो पावर नहीं मिला। आरबीआई गवर्नर को भी सिर्फ 1 वोट मिला है। लेकिन चूँकि 6 मेंबर हैं और मान लीजिए कि टाई होता है, मतलब 6 मेंबर अगर वोटिंग करते हैं किसी प्रोविज़न या किसी पॉलिसी को लेके और 3 एस में हैं 3 नो में हैं तो टाई हो जाएगा। तो इन द सिचुएशन ऑफ टाई आरबीआई गवर्नर के पास टाई ब्रेकर या कास्टिंग वोट यानी कि सेकंड वोट होता है, ठीक है। तो आरबीआई गवर्नर को सेकंड वोट की राइट है सिर्फ उस केस में जब कोई टाई सिचुएशन होगी, ठीक है। तो आरबीआई गवर्नर टाई ब्रेकर वोट कास्ट करके वो जिसको फेवर करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि उस टाई को ब्रेक कर सकते हैं। साथ ही साथ एमपीसी मेंबर्स के ये जो भी मीटिंग्स होंगे, ठीक है, मीटिंग्स में ये लोग मॉनेटरी पॉलिसी को लेके जो भी प्रोविजंस या बातें या पॉलिसीज़ तय करेंगे वो मीटिंग के 14 दिन बाद आरबीआई को अपने डेली बुलेटिन, आरबीआई बुलेटिन या फिर इनकी जो अपनी मंथली मैगजीन है उसमें पब्लिश करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अगर अपनी कोई सजेशन, व्यूज़ या ओपिनियन आरबीआई को देना है विद रिगार्ड टू मॉनेटरी पॉलिसी तो गवर्नमेंट अपने सजेशंस या व्यू पॉइंट को राइटिंग्स में यानी कि एक पेपर पे लिख के एमपीसी को भेज सकती है। जो एमपीसी के मेंबर्स हैं वो उन पे डिस्कस करेंगे, उन्हें इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये एमपीसी के जो 6 मेंबर्स हैं इनको 1 साल में कम से कम मिनिमम 4 मीटिंग्स करनी मैंडेटरी हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। और किसी भी मीटिंग के लिए जो मिनिमम अटेंडेंस की ज़रूरत है वो 4 मेंबर की, यानी अगर 6 में से कम 4 मेंबर हैं तभी मीटिंग होगा, अदरवाइज़ मीटिंग नहीं होगी। तो उस मिनिमम अटेंडेंस को कोरम कहते हैं। तो ये तो बात हो गई कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के अंदर कौन बनाता है। तो आरबीआई के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये जो 6 मेंबर्स हैं ये लोग बनाते हैं। अब एक बात आती है यहाँ पे कि चूँकि आरबीआई, ठीक है, हमारी सेंट्रल बैंक है, ठीक है, ये गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है। तो सवाल ये है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आरबीआई पे बाइंडिंग होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आरबीआई अपने पॉलिसीज़ को बनाने के लिए ऑटोनॉमस है, ठीक है, अपने इंटरनल मैनेजमेंट को गवर्न ऑपरेट करने के लिए ऑटोनॉमस है। लेकिन चूँकि अगर हम आरबीआई एक्ट 1934 को पढ़ें तो उसमें सेक्शन 7 गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि वो आरबीआई गवर्नर को अगर कोई निर्देश देते हैं तो वो आरबीआई गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग होगा विद 0 एक्सेप्शन। ओके, यानी कि अगर गवर्नमेंट आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 7 के तहत कोई बात कहती है तो वो आरबीआई के ऊपर या आरबीआई गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग होती है। इसीलिए एट लास्ट आरबीआई
सरकार के मतलब अगर सरकार को अपनी कोई निर्देश मनवानी है तो वो सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट के तहत मनवा सकती है। पर चूँकि देश की इकॉनमी रोबस्ट रहे, ठीक से चले, ठीक है, इसके लिए आरबीआई को जहाँ तक हो सके ऑटोनॉमस रखने का प्रयास किया जाता है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम करती है, ज़्यादातर पैसे मांगने के मामले में ही करती है। यूजुअली जो भी उनकी इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करती है। और जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है गवर्नमेंट आरबीआई के बीच में वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ओके, मॉनेटरी पॉलिसी तो एमपीसी बना दी, तो अब आरबीआई ओवरऑल क्या मतलब इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और आरबीआई ओवरऑल करना क्या चाहती है मॉनेटरी पॉलिसी से। तो वो आरबीआई या उसकी एमपीसी 4 ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करना चाहती हैं, मेजर 4 ऑब्जेक्टिव। पहला है प्राइस स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल, ठीक है, यानी कि चीज़ों की कीमतें ना बढ़ें, पहला ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी। और चौथा ऑब्जेक्टिव होता है टू रेगुलेट द फॉरेक्स एक्सचेंज रेट। तो पहले मैं लास्ट के 2 बताता हूँ, फिर शुरू के 2 को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा बिकॉज वो इंटर रिलेटेड है। देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि देश में जितने भी बैंक हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, उन सभी बैंकों को अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं आरबीआई के साथ। तो जितने भी बैंक्स हैं उनमें जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, डिपॉजिट या विड्रॉल, वो सब आरबीआई की निगरानी में होता है। इवन सारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी आरबीआई मॉनिटर करती है। अगर किसी बैंक का कोई एनपीए है, अगर वो बढ़ रहा है तो उसकी करंट एनपीए सिचुएशन क्या है वो आरबीआई को पता होती है। और साथ ही साथ लोन्स के लिए जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, या फिर ये पूरे बैंकिंग ऑपरेशंस को लेके जो गाइडलाइंस है वो आरबीआई तय करती है और बैंकों को उन गाइडलाइंस को फॉलो करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो इस तरह से आरबीआई बैंकों को डिफ़ॉल्ट करने से, ठीक है, या बैंकरप्ट होने से बचाने का काम करती है। बिकॉज अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो उसका इकॉनमी के ऊपर, यानी जिन डिपॉजिटर्स ने, जिन पब्लिक ने अपना पैसा डिपॉजिट किया था, उनका पैसा डूब जाएगा और फिर देश में एक इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो सकती है। तो इसीलिए आरबीआई सभी बैंकों के लिए गाइडलाइंस बनाती है, उनके ट्रांजैक्शंस को देखती है, उनके एनपीए को मॉनिटर करती है और फिर अगर कोई गाइडलाइंस को वायलेट करता है तो आरबीआई उनके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज करती है, ठीक है, या उनके ऑपरेशंस को शट डाउन भी कर सकती है। सो ये सारा पावर आरबीआई के पास है। तो ये तो फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी हो गई। अगर मैं बोलूँ रेगुलेट द फॉरेक्स एक्सचेंज रेट, इसका मतलब है कि जो भी आज आप देख रहे हैं कि रुपये जो है वो डेप्रिसिएट कर रहा है, यानी कि रुपये पहले 73 पे था, अभी 80 पे हो गया था, फिर अभी 79 पे ट्रेड हो रहा है। तो जो रुपये की मतलब जो डॉलर की वैल्यू है इंडियन मार्केट में, वो डिपेंड करती है डॉलर के डिमांड और सप्लाई पे, ठीक है। जब भी डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है तो $1 की जो कीमत है इंडियन रुपये में वो बढ़ जाती है, बिकॉज डिमांड बढ़ेगी तो $1 की प्राइस बढ़ जाएगी। और जब भी डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो डॉलर हमारे इंडियन इकॉनमी में एप्रिसिएट कर रहा है, तो हमारी रुपये डेप्रिसिएट करेगी। लेकिन उस केस में आरबीआई अपने फॉरेक्स रिज़र्व से डॉलर्स को मार्केट में इन्फ्यूज करके डॉलर की सप्लाई बढ़ा देता है, जिससे क्या है कि डॉलर की जो प्राइस है सप्लाई बढ़ने से रिड्यूस होती है, तो हमारा रुपये का जो डेप्रिसिएशन है वो कम हो जाता है। यानी अब डॉलर डेप्रिसिएट करेगा तो हमारा रुपये एप्रिसिएट करेगा। मैं अपने इंडियन इकॉनमी के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ ये प्रोसेस। और ये कैसे काम करता है, ठीक है, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपये, हाउ रुपये हैज एप्रिसिएटेड एंड डेप्रिसिएटेड, इस पे मैंने एक बहुत डिटेल लेक्चर बना दी है, आई थिंक 40 to 45 मिनट्स की है, आप उसे जाके देख सकते हैं, मेरे ही चैनल पे है। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी। इसके भी रिगार्डिंग मैंने एक लेक्चर बना रखा है, मॉनेटरी पॉलिसी डिलेमा ऑफ आरबीआई, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आरबीआई की ये दुविधा होती है कि उसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग
और मॉनेटरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बीच एक बैलेंस क्रिएट करना होता है, और वो बैलेंस एक्चुअली बन नहीं पाती है। ठीक है, तो आरबीआई को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी एक चीज़ को प्रेफरेंस देनी पड़ती है, और वो किसे प्रेफरेंस देगी यहीं आरबीआई की दुविधा होती है, और यहीं पे आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में क्लैश क्रिएट होता है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। प्राइमरली ये लेक्चर जो था ये तो आरबीआई के क्वांटिटेटिव मेजर्स को एक्सप्लेन करने के लिए था, लाइक सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एमएसएस, एलएएफ। तो आपको लग रहा होगा कि यार आप इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन करने वाले थे, पर अभी तो आप मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ ताकि इन इंस्ट्रूमेंट को आप रियलाइज़ कर पाएँ, इमेजिन कर पाएँ कि हाउ दे आर वर्किंग। अब आप ऐसे समझो, मैंने आपको बोला कि आरबीआई जब भी क्वांटिटेटिव मेजर्स को यूज करती है तो बेसिकली आरबीआई इंडियन इकोनॉमी में ओवरऑल मनी सप्लाई को बढ़ाने या घटाने का काम करती है। अब हम देखते हैं कि मनी सप्लाई जब भी बढ़ता या घटता है तो उसका प्राइस स्टेबिलिटी या इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट आता है। देखिए, जब भी इकोनॉमी में आरबीआई मनी सप्लाई को कम करती है, ठीक है, अगर आरबीआई यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एमएसएस, एलएएफ, अगर इन सब के रेट को बढ़ा देगी आरबीआई तो बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसे कम बचते हैं और बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो जब बैंक कम लोन देंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाती है। मनी सप्लाई कम होने से जो एग्रीगेट डिमांड है मार्केट के अंदर वो कम हो जाता है। जब एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होता है तो प्राइसेस रिड्यूस होती हैं, और प्राइस रिडक्शन को ही इन्फ्लेशन रिड्यूस करना या इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आप देखो कि अगर मनी सप्लाई रिड्यूस होगा तो एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होगा तो प्राइसेस रिड्यूस होंगे, लेकिन जब भी प्राइस रिड्यूस होगा तो जो सप्लायर या प्रोड्यूसर है उसकी प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाती है, तो वो प्रोडक्शन करने के लिए डीमोटिवेट होता है, यानी और फिर अगर प्रोडक्शन डीमोटिवेट हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस होती है। तो जब भी हम मनी सप्लाई को रिड्यूस करते हैं तो उससे इन्फ्लेशन तो रिड्यूस होता है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ भी रिड्यूस होती है, और जब हम मनी सप्लाई बढ़ाते हैं तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, उससे प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है सप्लायर या प्रोड्यूसर का, तो प्रोडक्शन बढ़ता है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, लेकिन प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अब आरबीआई के डिलेमा ये है कि यार अगर इन्फ्लेशन कम करना है तो मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी, पर अगर मनी सप्लाई कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगा। लेकिन देश को तो चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो लेकिन इन्फ्लेशन एक लिमिट में रहे। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कंट्रोल होती हैं, ठीक है, इनका अपना इम्पैक्ट है। ठीक है, और अगर आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाती है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। अब यहीं पे आरबीआई गवर्नर या आरबीआई और गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। जब भी इकॉनमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है, जिसके तहत वो इन सारे इंस्ट्रूमेंट के रेट्स को बढ़ा देती है, जिससे बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाता है या उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम होती है, तो ओवरऑल मनी सप्लाई कम होती है और इन्फ्लेशन नीचे आता है। लेकिन फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी रिड्यूस होती है बिकॉज प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। अब गवर्नमेंट को अगर मान लीजिए कि 3 साल बीत गए हैं, 1.5 या 2 साल बाद फिर से जनरल इलेक्शन होने वाला है, तो गवर्नमेंट के ऊपर यह दबाव होता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स अच्छे नहीं रहें, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो फिर सरकार को प्रॉब्लम आएगी। तो सरकार अपने इलेक्शन जीतने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आरबीआई पे दबाव बनाता है कि आप इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा है रहने दो, पर आप मॉनेटरी पॉलिसी को
रिलैक्स रखो ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्टअप हो सके। तो लेकिन आरबीआई का कहना है कि भाई हमें शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं, हमें लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए। तो यहीं पे क्लैश होता है। गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म चीज़ों को देखती है कि उसको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए बिकॉज उसे लोगों को आंसर करना है, पर आरबीआई को इकोनॉमी को ओवरऑल रोबस्ट बनाना है, इकोनॉमी को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। सो ये तो बैकग्राउंड थी कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं और मॉनेटरी पॉलिसी की क्या डिलेमा है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाती है उसका गवर्नमेंट के साथ क्या क्लैश होता है। ठीक है, यानी मनी सप्लाई रिड्यूस होने पे इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों रिड्यूस होता है, मनी सप्लाई बढ़ाने से दोनों ही बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ता है। तो ये तो बातें हो गई। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात ये भी जान लेते हैं, ठीक है, आखिरी बात, कि आरबीआई ओके, तो आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के तहत मनी सप्लाई को इकोनॉमी में रेगुलेट करती है। अब आरबीआई मनी सप्लाई को दो तरह से रेगुलेट करती है, पहला क्वांटिटेटिव मेजर्स, दूसरा क्वालिटेटिव मेजर। तो जब भी आरबीआई क्वांटिटेटिव मेजर यूज करती है तो इकोनॉमी में ओवरऑल मनी सप्लाई यानी सभी सेक्टर्स में मनी सप्लाई बढ़ने या घटने का काम करता है। लेकिन जब भी आरबीआई क्वालिटेटिव मेजर्स को यूज करती है तो इकोनॉमी के कुछ प्रियोरिटी सेक्टर, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर या प्रियोरिटी सेक्टर में ही मनी सप्लाई बढ़ता है। ठीक है, यानी मनी सप्लाई कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में चेंज होते हैं। अब आरबीआई प्रियोरिटी सेक्टर में मनी सप्लाई क्यों बढ़ाना चाहती है? बिकॉज आरबीआई उन सेक्टर्स को देश के इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मानती है। ठीक है, अब उन सेक्टर्स को हम बोलते हैं प्रियोरिटी सेक्टर। तो उन सेक्टर्स को जो लोन दी जाती हैं बैंकों द्वारा, ठीक है, वो दी जाती है अकॉर्डिंग टू प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस। तो जो प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से उन सेक्टर्स को लोन मिलता है। तो आरबीआई के हिसाब से प्रियोरिटी सेक्टर में कौन से कंपोनेंट आते हैं इकोनॉमी के, या कौन से सेक्टर आते हैं? सबसे पहला जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, दूसरा सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर, तीसरा है एमएसएमईज यानी मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज, होम लोन्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो मोटा मोटा ये 7 सेक्टर्स हैं जिनको आरबीआई लोन्स प्रमोट करती है। ठीक है, अब लोन्स प्रमोट करने का मतलब है कि इन सेक्टर्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो लोन पे इंटरेस्ट रेट होता है वो रिलेटिवली लो होता है। ठीक है, और प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ये गाइडलाइन है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो अपने टोटल लोन का एटलीस्ट 40% प्रियोरिटी सेक्टर में होना चाहिए, यानी कि टोटल लोन का कम से कम 40% या उससे ज़्यादा प्रियोरिटी सेक्टर में होना चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी है। अब प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे डिटेल लेक्चर इसके बाद बना दूंगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, जो इस लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो हम देखेंगे CRR, SLR और इन सारे टर्म्स को देखेंगे, ये कैसे काम करते हैं, इनको डिटेल में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन हाँ, अगर आपने बैकग्राउंड को ध्यान से सुना होगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है CRR। ओके, तो अब सवाल है कि CRR को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो CRR क्या होता है? देखिए, CRR इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल पब्लिक डिपॉजिट विच बैंक्स हैव टू कीप विद RBI इन कैश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी बैंकों के पास, ठीक है, मतलब अगर पहले डेफिनेशन देखते हैं, बैंकों के पास जो टोटल पब्लिक डिपॉजिट होता है उस टोटल पब्लिक डिपॉजिट का 4% कैश में हर वक्त RBI के पास उस बैंक को मतलब पैसा जमा रखना पड़ता है। अगर मैं इसको एक बैंक के रेफरेंस में समझाऊं तो एग्जांपल ले लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का।
बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, ठीक है, पूरे इंडिया भर से जो भी टोटल पब्लिक डिपॉजिट होगा, ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल मैं लेता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पास पूरे इंडिया भर से 100 करोड़ की पब्लिक डिपॉजिट है, तो उस 100 करोड़ का 4% यानी कि 4 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा कैश के फॉर्म में, और उसे सीआरआर कहते हैं। ऐसे ही हर बैंकों को ये करना पड़ता है। अब देखिए पब्लिक डिपॉजिट का क्या मतलब है। एक बैंक में अगर आप जाएंगे तो आपको बेसिकली 4 तरह के अकाउंट मिलेंगे, ठीक है। पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करेंट अकाउंट, तीसरा होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, चौथा होता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग और फिक्स को मैं एक ही में कर दे रहा हूँ, तो मेनली 3 अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट या फिर रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में सभी लोग पैसे जमा कर सकते हैं। करेंट अकाउंट सिर्फ बिजनेस एंटिटीज़ के लिए होते हैं, ठीक है, यानी कि जो लार्ज ट्रांजैक्शंस में डील करते हैं उनका डेली विड्रॉवल, डेली डिपॉजिट होता है, ठीक है। और जो फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट है वो एक टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिटर का पैसा बैंक के साथ लॉक हो जाता है। तो अब देखिए बैंक को फिक्स अकाउंट डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट पे बैंक की जो लाइबिलिटी होती है वो टाइम लाइबिलिटी होती है, यानी कि जितने टाइम के लिए डिपॉजिटर का पैसा लॉक है उस टाइम के बाद बैंक की लाइबिलिटी है कि डिपॉजिटर को वो अमाउंट पे करे। तो बैंकों के पास एफडी पे और रेकरिंग डिपॉजिट पे टाइम लाइबिलिटी होती है। करेंट अकाउंट डिपॉजिट पे बैंक कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है, बिकॉज वहाँ पे बैंक को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है, बिकॉज इंस्टेंट विड्रॉल, इंस्टेंट डिपॉजिट होते हैं। तो एक तरह का ट्रांजैक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक करेंट अकाउंट डिपॉजिटर्स को। तो अब करेंट अकाउंट से हर वक्त डिमांड और डिपॉजिट होता है, तो उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए बैंकों के ऊपर डिमांड लाइबिलिटीज़ होती है। सेविंग अकाउंट में पैसा कभी भी आप निकाल सकते हैं और नहीं निकालेंगे तो पड़ा रहता है। तो जो सेविंग अकाउंट है उसको लेके बैंकों के ऊपर डिमांड प्लस टाइम लाइबिलिटी दोनों होती है। अब अगर आप बैंकों के इन सारे लाइबिलिटीज़ को जोड़ दें, टाइम लाइबिलिटीज़ ऑफ एफडी एंड रेकरिंग डिपॉजिट, डिमांड लाइबिलिटी ऑफ करेंट डिपॉजिट एंड डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऑफ सेविंग अकाउंट, तो टोटल बनता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ ऑफ बैंक। और यहीं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ ऑफ बैंक या इन 3 अकाउंट्स में लोगों का जितना पैसा अभी बैंक के पास है वही पब्लिक डिपॉजिट है। सो पब्लिक डिपॉजिट इज इक्वल टू टोटल या नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ ऑफ बैंक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जो भी किसी बैंक का नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी या उसका पब्लिक डिपॉजिट है उसका 4% हर वक्त आरबीआई के पास कैश में डिपॉजिट रखना पड़ता है, ठीक है। 4% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूजुअली ये 4% होता है, पर अभी करेंटली जो कैश रिजर्व रेशियो जो सीआरआर है वो 4.5% है। तो अगर अभी सीआरआर 4.5% है तो यानी कि टोटल डिपॉजिट का 4.5% कैश में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा हर बैंक को। अब आगे देखते हैं आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, ठीक है। आरबीआई को बनाया गया था आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, और आरबीआई को जो पावर्स मिलते हैं वो इसी एक्ट के तहत मिलते हैं। हालांकि इस एक्ट को 2006 में अमेंड करके आरबीआई को और पावर्स दिए गए विद रिगार्ड टू बैंकिंग रेगुलेशन। तो जो ओरिजिनल आरबीआई एक्ट था, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, उसके तहत आरबीआई के पास ये पावर था कि वो सीआरआर को 3% से 15% तक रख सकता है, यानी मिनिमम 3% फिक्स कर सकता है, मैक्सिमम 15% या इसके बीच में। पर 2006 में इस एक्ट को अमेंड कर दिया गया और आरबीआई के पास पावर आ गई कि वो सीआरआर को 0 से 100% तक वेरी कर सकता है। यानी अगर आरबीआई सीआरआर को 0% कर देगा
तो बैंकों को कोई भी कैश आरबीआई के पास नहीं जमा करना पड़ेगा। और अगर आरबीआई ने सीआरआर को 100% कर दिया तो बैंकों को अपना पूरा का पूरा पब्लिक डिपॉजिट, जो भी बैंकों के पास पैसा है लोगों का, वो पूरा का पूरा पैसा कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करना पड़ जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी तक आरबीआई ने सीआरआर को सिर्फ एक बार 100% किया है। गेस व्हेन? इट इज़ डीमोनेटाइजेशन। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब आरबीआई ने सीआरआर को 100% कर दिया था, ठीक है। और जिसके तहत बैंकों ने अपना जो भी डिपॉजिट था 500 और 1000 के नोट्स को उनको पूरा का पूरा आरबीआई के पास सबमिट कर दिया था। आई थिंक इनफैक्ट पूरा का पूरा बैंकों ने डिपॉजिट आरबीआई के पास अपना सबमिट कर दिया था। तो सीआरआर 100% अगर डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ तो इसका मतलब है बैंकों ने अपनी टोटल डिपॉजिट, ठीक है, आरबीआई के पास सबमिट कर दी थी। अब आप देखो, यानी आरबीआई के पास सरेंडर किया था, ओके। अब आप ये देखो कि डीमोनेटाइजेशन तो एक ब्रूटल फेल्योर हुई। मतलब अगर मैं बोलूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट की कोई सबसे बड़ा मूव तो वो था आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, यानी जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिमूव करना, ठीक है। जिस मतलब आर्टिकल 370 हटने से 35A भी हट गया। और ये उनकी सबसे मजबूत और सबसे अच्छा मुझे स्टेप लगता है। लेकिन उनका सबसे ब्रूटल स्टेप था डीमोनेटाइजेशन, बिकॉज ये एक ब्रूटल फेल्योर साबित हुआ। इसके जो भी ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव नहीं हुए और लाखों हज़ारों लोगों ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है। कई एमएसएमईज डूब गई। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सबसे अधिक धक्का लगा, जबकि देश में सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट या लाइवलीहुड सपोर्ट करती है एमएसएमईज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि बेसिकली कैश में डील करते हैं। और 3 से 4 महीने के लिए उनकी कैश ट्रांजैक्शन काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड या फ्रीज हो गई और वो बर्बाद हो गए। खैर, दिस इज़ नॉट अबाउट डीमोनेटाइजेशन। सो अब हम पढ़ लेते हैं कि सीआरआर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो सीआरआर को क्यों बनाया आरबीआई ने? तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, ठीक है, या टू प्रोटेक्ट द बैंक फ्रॉम बैंक्रप्सी। यानी कि देखो ऐसा है कि अगर बैंकों को अगर सीआरआर 0 रख देंगे तो बैंक हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा प्रॉफिट के लिए लोन दे दे, बिकॉज़ बैंकों का जो प्रॉफिट है वो लोन से आता है। बिकॉज़ वो हमसे पैसा लेते हैं, उस पे हमें इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उनके लिए कॉस्ट है इंटरेस्ट। लेकिन जो वो लोन देते हैं वो हमारे इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, तो वही जो लोन पे इंटरेस्ट मिलता है वही बैंकों के लिए प्रॉफिट है। तो बैंक तो हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहेंगे। तो अगर वो पूरा अमाउंट लोन देते हैं और उनमें से बहुत सारे लोन से डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं और बैंक के पास पैसा ही ना बचे पब्लिक को वापस करने के लिए, तो पब्लिक का जो बैंकों को लेकर जो फेथ है वो टूट जाएगा, सरकार पे दबाव आएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, सोशल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी। तो इन सारे चीज़ों को ना किया जाए तो एक सेफ साइड लेकर चलने के लिए आरबीआई 4.5% सीआरआर अपने पास रखती है फ़िलहाल में। और बैंकों को बैंकरप्सी से बचाते, अगर बैंक के पास लिक्विडिटी कम होगी, ठीक है, तो वो आरबीआई से लोन ले सकती है, ठीक है। और अगर बेल आउट करने की नौबत आई तो आरबीआई इस पैसे से बेल आउट करेगी। इसके अलावा आरबीआई लोन देके भी बेल आउट कर सकती है। और दूसरा जो सीआरआर का मेन इम्पोर्टेंस है वो है आरबीआई के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आरबीआई सीआरआर की वैल्यू बढ़ा देती है, ठीक है, अगर मान लीजिए आरबीआई ने सीआरआर को 10% कर दिया, तो बैंकों को अपना 10% टोटल डिपॉजिट आरबीआई के पास कैश में रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि बैंकों के पास कैश कम हो जाएगा, तो बैंक कम लोन दे पाएंगे, यानी बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। और अगर बैंक कम लोन देंगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होगा, तो इन्फ्लेशन कम होगा।
और इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लेके मैं बता दूं, आरबीआई को फ़िलहाल में जो एमपीसी की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से इन्फ्लेशन को 4% ±2%, यानी कि इन्फ्लेशन को इंडिया में 2% से 6% के बीच में रखने का निर्देश है आरबीआई को। अगर इन्फ्लेशन 2% के नीचे आती है तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो गई, अगर इन्फ्लेशन 6% के ऊपर जाती है तो भी फेल है। एंड इन एनी केस इफ़ आरबीआई फेल टू मैनेज इन्फ्लेशन बिटवीन 2% to 6%, आरबीआई को रिटन एक्सप्लेनेशन सबमिट करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो ये तो सीआरआर के बारे में हो गई बातें। लेट्स मूव अहेड। एसएलआर, तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है एसएलआर, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सबसे पहले देखते हैं एसएलआर होता क्या है। सो एसएलआर इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ ऑफ बैंक, उसी को टोटल पब्लिक डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है। तो एसएलआर इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल पब्लिक डिपॉजिट विच बैंक्स हैव टू मेंटेन विद देमसेल्फ इन फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट, यानी एसएलआर टोटल पब्लिक डिपॉजिट का वो परसेंटेज है जो बैंकों को हर वक्त खुद के पास लिक्विड एसेट के फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल में जो एसएलआर है वो 18% है, ओके। इससे पहले 18.5% था, पर अभी आरबीआई ने एसएलआर को 18% कर दिया है। अब स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट क्या होते हैं, यानी कि बैंक्स एसएलआर को इन 3 कंपोनेंट्स में मेंटेन कर सकती है। पहला है कैश, दूसरा है जीसेक यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी, और तीसरा है गोल्ड, ठीक है। अब देखिए जो कैश है ये 100% लिक्विड एसेट है, लेकिन जो जीसेक और गोल्ड है ये 100% लिक्विड नहीं है, बिकॉज बैंक को जीसेक या गोल्ड बेचकर कैश मिलेगा। तो दे आर नियरली लिक्विड एसेट बट दे आर नॉट 100%। पर अब आप देखिए कि बैंक्स, अब देखिए यानी कि मैंने कहा कि टोटल पब्लिक डिपॉजिट का जो भी, मान लीजिए एसएलआर अभी 18% है, तो इसका मतलब ये है कि बैंकों के, मतलब किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 100 करोड़ की टोटल पब्लिक डिपॉजिट है, तो उस 100 करोड़ का 18% यानी कि 18 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा को हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में हो, चाहे गोल्ड के फॉर्म में हो, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि एसएलआर बैंक सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में मेंटेन करती हैं। तो सब बैंक सबसे ज़्यादा एसएलआर मेंटेन करती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, बिकॉज बैंक्स करते क्या हैं कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई को गवर्नमेंट देती है। आरबीआई इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लेके 2 काम कर सकती है। पहला, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे लिखे वैल्यू के बराबर पैसा खुद प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे दें, ठीक है। या दूसरा, गवर्नमेंट आरबीआई इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू बेच दे किसी दूसरे, किसी बैंक को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो जो भी हाईएस्ट बिडर होगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ख़रीद लेगा और जो पैसा आएगा वो आरबीआई गवर्नमेंट को दे देगी। तो आरबीआई खुद करेंसी इसलिए नहीं प्रिंट करती है बिकॉज उससे देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बिकॉज अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके आरबीआई उसके इक्वलेंट अमाउंट पे करेंसी प्रिंट करेगी तो एम नॉट बढ़ेगा, और एम नॉट और मनी सप्लाई में मैंने आपको रिलेशन बताया था कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू एम नॉट। तो अगर करेंसी बढ़ेगी तो ओवरऑल मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो आरबीआई पहले करती थी, 1991 से पहले करेंसी प्रिंट करती थी, उसके बाद आरबीआई गवर्नमेंट की बारोइंग्स करेंसी प्रिंट करके मैनेज नहीं करती है। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेती है, उसे ओपन मार्केट के थ्रू किसी बैंक को
मतलब बैंक्स जो होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक LIC, बड़े बड़े कॉरपोरेट लाइक TCS, ओके, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये लोग बिडिंग करते हैं, जो हाईएस्ट बिडर होता है वो ख़रीद लेता है। यूजुअली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बैंक्स खरीदती हैं बिकॉज उनको अपना SLR मेंटेन करना होता है। अब देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे बैंकों को मिलता है इंटरेस्ट रेट, वो मैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में समझाऊंगा कि कैसे इंटरेस्ट रेट मिलता है। यहाँ पे बस आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे बैंकों को मिलता है बॉन्ड यील्ड, या उसी को इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। गोल्ड पे उन्हें मिलता है कैपिटल गेन, यानी अगर सोने की भाव बढ़ेगी तो उनको कैपिटल गेन होगा, पर कैश पे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता है। जबकि कैश पे उनको लाइबिलिटी होती है, बिकॉज उन्होंने पब्लिक से कैश लिया, पब्लिक को तो उसको इंटरेस्ट देना है, ठीक है, 4%, 4-4.5% सेविंग अकाउंट पे, और फिक्स डिपॉजिट में 6 या 6.5% देना है। तो ये कैश एक तरह की एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जिस पे बैंक को नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। तो बैंक मिनिमम SLR मेंटेन करती हैं कैश के फॉर्म में, मैक्सिमम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाकी गोल्ड के फॉर्म में। अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान समय में RBI के पास ये पावर है कि वो SLR को 0% से 40% तक कहीं भी फिक्स कर सकती है। अब सवाल है कि SLR को एज ए इंस्ट्रूमेंट RBI क्यों बनाई, क्यों यूज करती है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर एडिक्वेट लिक्विडिटी विद बैंक टू मीट द विड्रॉवल डिमांड ऑफ डिपॉजिटर्स। मतलब SLR का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बैंकों के पास इतना कैश या लिक्विडिटी हो कि जिन लोगों ने बैंकों में पैसा जमा किया है, जब उन्हें ज़रूरत पड़े और वो अपना पैसा निकालने आए तो बैंक उन्हें पैसा दे पाए। अगर मान लीजिए SLR 0 हो जाए तो बैंक तो अपने प्रॉफिट के चक्कर में हो सकता है मैक्सिमम पैसा लोन में दे देंगे। अब एक साथ मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, या कोई मार्केट में कोई ऐसा सेंटिमेंट आता है कि बैंक्स फेल होने वाले हैं और लोग धड़ाम से जाके अपना पैसा लगे बैंकों से निकालने, तो अगर एकाएक या अचानक से बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रंच आ गया, मतलब कि लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, अब बैंक के पास उतना पैसा ही नहीं होगा और लोन तो फंसा हुआ है, तो बैंक उस केस में खुद को बैंकरप्ट घोषित कर देगी। अगर बैंक लोगों का पैसा नहीं दे पा रही मतलब बैंकरप्ट हो गई, पैसा ही नहीं है बैंक के पास। तो लोगों, डिपॉजिटर्स को उनके डिमांड के हिसाब से उनको पैसा मिल सके, उसके लिए एक सफिशिएंट लिक्विडिटी बैंक को मेंटेन करने के लिए SLR फिक्स किया जाता है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, SLR कंपेल बैंक्स टू गिव लोन्स टू गवर्नमेंट, यानी SLR बैंकों को कंपेल करता है कि वो गवर्नमेंट को लोन दें। कैसे? SLR का जो मैक्सिमम कंपोनेंट होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इसलिए रखते हैं बिकॉज उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अब अगर बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर रही हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले में वो RBI को पैसे दे रही हैं, RBI वही पैसा गवर्नमेंट को दे रही है। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के भारत सरकार के पास पैसे आ रहे हैं अपने डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर या अपने सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। तो एक तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को SLR में मेंटेन करने के लिए बैंकों को ख़रीदना पड़ता है और वो पैसा सरकार के लिए लोन बन जाता है। अब तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि SLR इज यूज्ड टू क्रिएट सेकेंडरी मार्केट फॉर GSEC। SLR जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए सेकेंडरी मार्केट क्रिएट करता है। इसका क्या मतलब है समझिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए प्राइमरी मार्केट क्या होती है? प्राइमरी मार्केट होती है कि RBI ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन टू बैंक या कॉरपोरेट टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन एक बार बैंक्स ने मान लीजिए खरीद लिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब सभी बैंकों को अपना SLR 18% मेंटेन करना है, तो जिसका भी SLR रिड्यूस होगा वो एक दूसरे से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे, बेचेंगे। तो जो इंटर बैंक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, बिकॉज बैंक्स हैव टू मेंटेन देयर SLR। तो ये सेकेंडरी मार्केट क्रिएट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डिपॉजिटर्स के लिए लिक्विडिटी मेंटेन रखना, और दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि SLR के थ्रू RBI मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर RBI ने SLR को बढ़ा दिया, ठीक है, तो बैंक के पास मतलब जो पब्लिक डिपॉजिट का जितना % SLR होगा, आप ऐसे समझो, मैं इसी को एग्जांपल में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जांपल लेते हैं, SLR अभी 18% है। मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में टोटल पब्लिक डिपॉजिट 100 करोड़ का हुआ, 18% यानी कि 18 करोड़ रुपए SLR के फॉर्म में बैंक को अपने पास रखना होगा। तो बैंक के पास कितना पैसा बचा लोन देने के लिए? 100 करोड़ में से 18 करोड़ घटा दीजिए तो आएगा 82 करोड़। यानी कि अब बैंक के पास सिर्फ 82 करोड़ है लोन देने के लिए। तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी बिना SLR के 100 करोड़ की थी, लेकिन SLR की वजह से 82 करोड़ की हो गई। अगर मान लीजिए RBI SLR को बढ़ाएगा तो और लेंडिंग कैपेसिटी बैंक की कम होगी, तो बैंक कम लोन देंगे, हायर इंटरेस्ट पे लोन देंगे, तो मनी सप्लाई ओवरऑल इकॉनमी में कम होगी, उससे एग्रीगेट डिमांड कम होगा, उससे इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक है। लेकिन जब भी CRR या SLR बढ़ता है तो बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है। लेकिन मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए RBI इन्हें घटाती बढ़ाती है, बिकॉज RBI को देश की इकॉनमी बचानी है और उसके लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन को देखते हैं। देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन वो तरीका है जिसके तहत RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को फाइनेंशियल मार्केट में खरीदने बेचने का काम करती है। डेफिनेशन में भी यही लिखा है, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI बाइज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो अब आप ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने या बेचने का काम RBI करती है, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में। अब ये कैसे होता है, पहले देखते हैं कि अगर RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी तो कैसे बेचेगी। सरकार ने RBI को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दिए। अब सरकार, मान लीजिए सरकार ने RBI को दिया 100 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि इसका मतलब है कि सरकार को 100 करोड़ का लोन चाहिए। अब RBI, मैंने बताया था, तो करेंसी प्रिंट करके दे या तो बेच कर दे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। तो करेंसी इसलिए नहीं प्रिंट करती बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज तो बढ़े नहीं। करेंसी प्रिंट कर देगी तो सरकार इकोनॉमी के रिसोर्सेज को सक आउट करेगी, तो प्राइवेट कंजम्पशन के लिए कम पड़ जाएगा, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो RBI करती क्या है कि सरकार मान लीजिए 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी, तो RBI बोलेगी ठीक है, आपको 100 करोड़ का लोन चाहिए, बैठो हम दे रहे हैं। RBI उस 100 करोड़ के G-SEC को ओपन मार्केट में डाल देगी कि बिडिंग करो, जिसको ख़रीदना है बिडिंग करो, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक उस 100 करोड़ में से एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो 100 रुपये की है, ठीक है। अब उस 100 रुपये पे कैसे बिडिंग होगा। अब उस पेपर पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक पेपर होती है, उस पर क्या लिखा होता है, उस पर लिखा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइबल टू पे द बियरर दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइबल टू पे द बियरर दिस अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अनकंडीशनली। इसका मतलब ये है कि उस पीस ऑफ पेपर पे दो चीज़ें लिखी होती हैं। पहला कि अमाउंट जो मिलेगा होल्डर या बियरर को, और उसकी मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि उस पर लिखा होता है कि भारत सरकार इसके होल्डर या बियरर को ये राशि इसके मैच्योर होने पे प्रदान करने के लिए बाध्य है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। तो मान लीजिए RBI ने 100 रुपये की एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी उछाल दी ओपन मार्केट में और बोला करो बिडिंग। उछाल दी मतलब पेश कर दिया, रख दिया, जो भी है। तो मान लीजिए SBI ने बोला मैं 92 रुपीज़ में ख़रीदूँगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बोला
कि मैं 93 में ख़रीदूँगा। ICICI बैंक ने बोला कि मैं 94 में ख़रीदूँगा। LIC बोला कि मैं 95 रुपये में ख़रीदूँगा। तो हाईएस्ट बिडर कौन है? LIC। तो RBI LIC को 95 में बेच देगी। अब LIC ने 95 रुपये में 100 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटी ख़रीद ली। LIC उसे अपने पास रखेगी। जैसे ही 1 साल पूरा होगा, LIC उसे भारत सरकार को बोलेगी लाओ 100 रुपये दो, बिकॉज मैच्योरिटी हो गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LIC को उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए 100 रुपये देगी और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेगी। ठीक है। अब LIC को मिले 100 रुपये उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले मैच्योरिटी होने पे, तो RBI ने LIC को मिले, तो LIC ने ख़रीदा कितने में था? 95 में। LIC को मिला कितना 1 साल बाद? 100 रुपये। तो LIC की प्रॉफिट क्या है? 5 रुपये। इसी 5 रुपये को आप इंटरेस्ट रेट कह लो या इसी को बॉन्ड यील्ड कह लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो इसीलिए बैंक्स या कॉरपोरेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं, बिकॉज ये सेफेस्ट सिक्योरिटी है इंडिया में, बिकॉज सभी ये मानते हैं कि चाहे जो हो जाए गवर्नमेंट फेल नहीं होगी। तो जो हाईएस्ट बिडर होता है, उस हाईएस्ट बिड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे लिखी वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है वही उसका बॉन्ड यील्ड या इंटरेस्ट या प्रॉफिट होता है, जो उसे मैच्योरिटी पे मिलेगा। तो जब भी RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी, ठीक है, तो अब देखिए इससे मनी सप्लाई कैसे अफेक्ट होगा। अब ये देखते हैं। जब भी RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी तो बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ख़रीदेंगे, तो बैंकों के पास जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, RBI के पास आएगा पैसा। तो हुआ क्या कि इकोनॉमी से पैसा निकल के, बैंकों से पैसा निकल के RBI के पास आ गया। तो अब बैंकों के पास अगर कैश कम बचेगा तो वो कम लोन देंगे, तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी और इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा। अगर RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी, इसका मतलब है कि बैंकों के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसे RBI अपने पास ले रही है खरीद के, बदले में उन्हें पैसा दे रही है। तो बैंकों के पास पैसा जाएगा तो पैसा बढ़ेगा, अधिक लोन देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू RBI अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन में है या इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करना है, तो RBI मनी सप्लाई को बढ़ा देती है, ठीक है, और दबा के G-Sec को ख़रीदती है। और अगर RBI को लगता है इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडरेट या अच्छा है लेकिन इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो RBI दबा के G-Sec बेचती है। अब आते हैं चौथा, बैंक रेट। देखिए ये कैसे काम करता है, पहले देखते हैं बैंक रेट होता क्या है। इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI गिव्स लोन टू बैंक अगेंस्ट कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़। ठीक है। तो RBI जो है बैंकों को लोन देती है कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट। यानी आप ऐसे देखो, कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ को हम फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी भी कहते हैं और इन्हें हम कॉमर्शियल पेपर भी कहते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे समझो, कॉरपोरेट सिक्योरिटी का मतलब है कि मान लीजिए हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर की कॉरपोरेट सिक्योरिटी को हम फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी या कॉमर्शियल पेपर भी कहते हैं। यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल समझते हैं टाटा मोटर्स बैंक और RBI के बीच में। ठीक है। टाटा मोटर्स ने अपना एक कॉमर्शियल पेपर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा को, और टाटा मोटर्स ने उस कॉमर्शियल पेपर पे क्या लिखा हुआ है कि टाटा मोटर्स इज़ लाइबल टू पे द बियरर 5 लाख रुपीज़ एट द एंड ऑफ 1 ईयर अनकंडीशनली। यानी उस टाटा मोटर्स की सिक्योरिटी या कॉमर्शियल पेपर पे ये लिखा है कि टाटा मोटर होल्डर को बाध्य है 5 लाख रुपए देने के लिए 1 साल बाद अनकंडीशनली। ठीक है। अब टाटा मोटर्स ने कॉमर्शियल पेपर दिया बैंक को। ठीक है। बैंक रीडिस्काउंटिंग मतलब बैंक डिस्काउंट करके, मान लीजिए बैंक ने मतलब मान लीजिए 5 लाख रुपए है। ठीक है। तो बैंक अपना उसमें प्रॉफिट मार्जिन निकालेगा। ठीक है। तो बैंक अपना जो भी इंटरेस्ट रेट कट करेगा, मान लीजिए जो भी वो कट करेगा बैंक,
बैंक ने 5 लाख रुपए कॉमर्शियल पेपर लिया और 4.5 लाख रुपए टीसीएस को दे दिया। अब आप समझिए कि अगर वो 1 साल तक कॉमर्शियल पेपर बैंक के पास पड़ा रहे, ठीक है, तो 1 साल में मैच्योर हो जाएगा, तो फिर वो बैंक कॉमर्शियल पेपर देगी टाटा मोटर्स को, ठीक है, और टाटा मोटर्स उस कॉमर्शियल पेपर पे लिखा 5 लाख रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा को देगा, ठीक है, बिकॉज वो देने के लिए बाध्य है। लेकिन बैंक ने उसे ख़रीदा कितने में था? 4.5 लाख में, बिकॉज जब टाटा मोटर्स ने उस कॉमर्शियल पेपर को बैंक को दिया उस वक्त बैंक ने मात्र 4.5 लाख रुपए ही दिया था टाटा मोटर्स को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बैंक का प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपये। लेकिन अगर बैंक को मान लीजिए ऐसे ही बैंक ने टाटा मोटर्स से, टीसीएस से, मान लीजिए एक्सेंचर से, और भी जो भी कंपनी, अशोक लेलैंड और भी जो बड़ी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब से कॉरपोरेट सिक्योरिटी ले लेके उनको डिस्काउंटिंग रेट पे लोन दे दिए हैं। अब बैंक के पास ढेर सारे कॉरपोरेट सिक्योरिटी हो गई, लेकिन अब भाई उसने चूँकि इन कॉरपोरेट्स को लोन दे दिए हैं, सिक्योरिटी मैच्योर होगी तब उनको पैसा मिलेगा बैंकों को। अब बैंक के पास हो गई लिक्विडिटी क्रंच, यानी बैंक का एसएलआर कम हो गया। तो उस केस में बैंक करती क्या है कि इन कॉरपोरेट सिक्योरिटी को मॉर्गेज करती है, ठीक है। मॉर्गेज करेगी किसके पास? आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास इन बड़ी एमएनसीज के ये जो फर्स्ट क्लास कॉरपोरेट सिक्योरिटी या कॉमर्शियल पेपर है, इसको आरबीआई के पास मॉर्गेज करेगी और मॉर्गेज करके उसके इक्वलेंट वैल्यू का वो लोन लेगी, ठीक है। और ये लोन जो होता है, ठीक है, ये बैंक 7 दिन ये जो कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं, ठीक है, ये इशू होते हैं बैंक को। इनकी मैच्योरिटी पीरियड 7 दिन से 1 साल तक की हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए कि जो टाटा मोटर्स ने दिया था वो हमने एग्जांपल में 1 साल का कंसिडर किया था, तो 1 साल बाद मैच्योरिटी होनी है। तो अब आरबीआई करेगी क्या कि वो सिक्योरिटी अपने पास रखेगी एज ए मॉर्गेज, बैंक को उसके बराबर का लोन दे देगी, ठीक है। अब बैंक जितने टाइम पीरियड के लिए लोन लिया होगा उस पीरियड के बाद बैंक करेगी क्या कि जितना लोन ली है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस बैंक रेट जिस पे कि आरबीआई ने बैंक को लोन दिया है, अभी करेंटली बैंक रेट है 5.15%, तो 5.15% का इंटरेस्ट जो भी बनेगा, ठीक है, वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट बैंक देगी आरबीआई को, और आरबीआई वो जो कॉरपोरेट सिक्योरिटी थी वो बैंक को वापस दे देगी, और फिर बैंक मैच्योरिटी पे कॉरपोरेट से उतना पैसा ले लेगा। तो ये इस तरह से काम करता है। अब ये बड़े एमएनसीज कॉमर्शियल पेपर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज उनको अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं, ठीक है, वो यूजुअली कॉमर्शियल पेपर से ही मैनेज करते हैं। तो ये 7 दिन का मतलब ये कॉरपोरेट 7 दिन का लोन ले सकते हैं, 14 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, तो इस तरह के टाइम पीरियड के वो कॉमर्शियल पेपर दे सकते हैं। बैंक डिस्काउंट करके मतलब उससे कॉमर्शियल पेपर पे लिखे पैसे पे 8 या 9% या 10% का इंटरेस्ट चार्ज करके उनको पैसा दे देगा। बैंक अपने पास उस सिक्योरिटी को रख लेगा। अगर बैंक को एसएलआर में लिक्विडिटी क्रंच होती है तो बैंक उस सिक्योरिटी को मॉर्गेज करेगी आरबीआई के पास, आरबीआई उस सिक्योरिटी के बराबर का पैसा बैंक को लोन देगी। लेकिन जब लोन पीरियड जितना, अब आरबीआई से भी लिक्विडिटी क्रंच के लिए जो बैंक्स लोन लेती हैं वो 7 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जितने भी समय के लिए ले, जो भी टाइम पीरियड होगा उसके पूरा होने पे जो भी बैंक रेट होगी, अगर बैंक रेट 5.15% है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया था वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उस पर 5.15% का जो इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट लोन पीरियड पूरा होने पे बैंक आरबीआई को देगी, और आरबीआई उसकी जो फर्स्ट क्लास कॉर्पोरेट सिक्योरिटी थी बैंक को वापस दे देगी, लो जाओ इसे मैच्योरिटी पे भजाओ। तो इस तरह से बैंक रेट ऑपरेट करता है। अब हम समझते हैं कि बैंक रेट मनी सप्लाई या इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा, या आरबीआई बैंक रेट को कैसे यूज करती है। देखिए, अगर आरबीआई को मनी सप्लाई रिड्यूस करनी है, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करनी है तो मनी सप्लाई को रिड्यूस करना होगा, उसके लिए आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देती है।
अगर आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया, इसका मतलब है कि बैंकों को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो आरबीआई से लोन लेंगे वो। अब बैंक अगर ज़्यादा इंटरेस्ट आरबीआई को पे करेगी तो बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी अपने लोन्स पे। तो जब लोन्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो जो भी बारोवर्स हैं जो लोन ले रहे हैं वो लोन कम लेंगे, तो उससे मनी सप्लाई, यानी कि जब भी आरबीआई बैंक रेट को बढ़ाती है तो जो बैंक्स हैं वो डीमोटिवेट होते हैं, बिकॉज जो उनका प्रॉफिट मार्जिन था उस कॉर्पोरेट सिक्योरिटी पे वो रिड्यूस हो जाता है, तो वो आरबीआई को बेच के लोन नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, वो आरबीआई को मॉर्गेज करके लोन नहीं लेना चाहते हैं। तो जब भी बैंक रेट बढ़ता है तो बैंक्स डीमोटिवेट होते हैं आरबीआई से लोन लेने के लिए, और अगर बैंक्स लोन नहीं लेंगे तो वो लोगों को लोन नहीं देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, या अगर बैंक हायर इंटरेस्ट पे लोन लेंगे तो हायर इंटरेस्ट पे लोन देंगे तो उससे पब्लिक लोन कम लेगी, तो ओवरऑल मनी सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा। अब बात कर लेते हैं रेपो रेट। देखिए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं। ठीक है, अब आप देखो, जो रेपो रेट होता है इसका अगर मैं पूरा नाम लूँ तो इसको बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो रेपो या रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन जो होते हैं ये एक तरह के एग्रीमेंट होते हैं बैंक और आरबीआई के बीच में। ठीक है, वो एग्रीमेंट कैसे काम करता है मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा एग्जैक्ट करेंट रेट्स पे। तो पहले तो रेपो रेट का मतलब है कि रीपर्चेज ऑप्शन रेट। अब इसमें होता क्या है, रेपो रेट is the rate of interest at which RBI gives short-term loans to bank against government security. सॉरी, यानी कि रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पे आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देती है अगेंस्ट द बैकिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अभी आपने देखा था बैंक रेट में आरबीआई बैंकों को लोन दे रही थी जहां पे बैंक्स कॉरपोरेट सिक्योरिटी या फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी या कॉमर्शियल पेपर को मॉर्गेज कर रहे थे। यहाँ भी वैसे ही काम करता है, बैंक रेट जैसा ही रेपो रेट काम करता है, पर यहाँ पे बैंक्स जो आरबीआई से लोन लेती हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मॉर्गेज करके लेती हैं। ठीक है, तो अब देखिए, बैंक जो है वो आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी मॉर्गेज करेगी और आरबीआई उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बराबर का अमाउंट बैंक को लोन देगा। और ये जो लोन होता है ये यूजुअली बहुत शॉर्ट टर्म होता है, ओवरनाइट। अगर ये ओवरनाइट फैसिलिटी है मतलब बैंक एक दिन के लिए लोन ले रही है, तो बैंक ओवरनाइट फैसिलिटी यानी एक दिन के लिए लोन ले सकती है रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर, 7 दिन के लिए ले सकती है, 21 दिन के लिए, और मैक्सिमम अप टू 1 मंथ के लिए। ठीक है, तो यूजुअली 1 दिन या 7 दिन के लिए बैंक्स लेती हैं। ठीक है, अब देखो, बैंक्स का जैसे ही मान लो कि बैंक ने 7 दिन के लिए लोन लिया तो बैंक 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मैं एग्जांपल समझाता हूँ, देखो ये कैसे काम करता है। मान लो बैंक को लेना है आरबीआई से लोन 7 दिन के लिए। ठीक है, तो बैंक ने ठीक है, तो बैंक आरबीआई से 1 करोड़ रुपए लोन मांगेगी, तो आरबीआई कहेगा कि तुम मुझे 1 करोड़ वर्थ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पहले मॉर्गेज करो। ठीक है, तो मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जांपल लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा आरबीआई को 1 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी मॉर्गेज के तौर पे रख देगी। आरबीआई 1 करोड़ रुपए बैंक को लोन दे देगी, और अगर अभी रेपो रेट जो है 4.9 है, यानी अभी आरबीआई ने रेपो रेट को 4.9% रखा है, तो 1 करोड़ का लोन आरबीआई ने बैंक को दिया एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 4.9%। अब वो लोन मान लीजिए बैंक ने, मैंने बोला कि ओवरनाइट नहीं 7 दिन के लिए लिया हुआ है, तो 7 दिन में जैसे ही लोन की मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी, अब बैंक को आरबीआई को पैसा रीपे करना है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगी, 1 करोड़ पे अगर आप 4.9% का अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो आप उसे कर सकते हो सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला में कि 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 4.9 इंटू
7/365, बिकॉज 7 डेज, एक साल में 365 डेज होते हैं, तो 7 डेज में कितना ईयर होगा, 7/365, ओके, एंड देन होल वैल्यू विल बी डिवाइड बाई 100। तो जब आप 1 करोड़ पे 1 करोड़ का 7 दिन की जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे 4.9% पे, तो वो निकल कर आती है 9,397 रुपये, यानी 9,397.26, यानी 9,397 रुपीज़ 26 पैसा। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। वैल्यू है 1 करोड़, इंटरेस्ट रेट है 4.9, पीरियड है 7 डेज, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकल कर आया 9,397 रुपीज़ 26 पैसा। तो 7 दिन बाद बैंक क्या करेगी कि आरबीआई को प्रिंसिपल अमाउंट 1 करोड़ प्लस ये इंटरेस्ट 9,397 रुपीज़ 26 पैसा इतना पे करेगी, और आरबीआई बैंक की जो 1 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपने पास रखी थी वो बैंक को वापस कर देगी। इस तरह से रेपो ट्रांजैक्शन वर्क करता है। आई रिपीट, रेपो ट्रांजैक्शन जो होता है ये एक एग्रीमेंट के तहत काम करता है, यानी कि आरबीआई बैंकों को लोन देती है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन बैंक को वापस से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी होती है एट प्री डिटर्मिन रेट एंड प्री डिटर्मिन डेट। यहाँ पे प्री डिटर्मिन डेट यही 7 डेज है, रेट 4.9 है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि ओके, पहले आप ये देख लो कि इसी रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहते हैं, ठीक है। अब पहले रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन समझते हैं, फिर आरबीआई ये क्यों ये 2 तरह के मतलब मेथड्स यूज करती है। पहले ये देखते हैं कि रेपो रेट का क्या मनी सप्लाई या इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगी, यानी बैंक को अब ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर बैंक रेपो रेट बढ़ाएगी तो बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देना होगा, तो अगर बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट आरबीआई को पे करेगी तो बैंक अपने लोन्स पे भी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अगर लोन्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो जो बारोवर्स हैं वो लोन लेने से डीमोटिवेट होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल इकॉनमी में लेंडिंग रिड्यूस होती है, तो मनी सप्लाई रिड्यूस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होगी और इन्फ्लेशन रिड्यूस होगी। और अगर इकॉनमी में मान लीजिए मनी सप्लाई बढ़ानी है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करनी है, तो आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगी। तो अगर रेपो रेट कम हो गया तो बैंक जो आरबीआई से लोन ले रही है उस पर कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो बैंक भी अपने लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, तो ज़्यादा लोग लोन लेंगे, ठीक है। फर्म्स कॉरपोरेट्स खूब लोन लेंगे दबा के, तो मनी सप्लाई दबा के बढ़ेगी इकॉनमी में, तो डिमांड बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ही बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। आगे देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके, इट्स नॉट मूविंग, लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड, व्हाई इट्स नॉट कमिंग। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे, नो 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 डोंट गो सो अहेड, वापस आओ। नो नो नो, ओके, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये तो बाद में समझाना पड़ेगा। ओके, अब पहले देख लेते हैं रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन या रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट जस्ट रेपो रेट का उल्टा है, ठीक है। पूरा प्रोसीजर सेम है, बस यहाँ पे बैंक आरबीआई को लोन देगी और आरबीआई बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी मॉर्गेज करेगी, ठीक है। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट वही है कि आरबीआई हैज़ टू बाई दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द बैंक एट प्री डिटर्मिन रेट एंड डेट, ठीक है। तो ये भी एक तरह का एग्रीमेंट है, जैसे हमने रेपो ट्रांजैक्शन में एग्रीमेंट पढ़ा था, सेम उसी तरह का एग्रीमेंट रिवर्स रेपो में होता है। यहाँ पे
बस प्रोसीजर उल्टा हो जाता है। रेपो में आरबीआई लोन दे रही थी बैंक को थ्रू एन एग्रीमेंट कि वो वापस से अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस लेगी, ठीक है, 1 दिन या 7 दिन बाद या 30 दिन बाद, और जो इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट है, उसका इंटरेस्ट पे करेगी। यहाँ पे आरबीआई लोन लेती है बैंकों से और आरबीआई बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, और ये एग्रीमेंट होता है कि जैसे ही आपका लोन पीरियड मैच्योर होगा, आप हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, यानी आरबीआई प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट बैंक को पे करेगी और बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को वापस कर देगी। अब मैं बताता हूँ इसको एग्जांपल से। सेम 1 करोड़ का लोन लेके चलेंगे, ठीक है। अभी देखिए, अभी जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है। देखिए, रिवर्स रेपो जो रेपो रेट होती है वो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होती है, ठीक है। बिकॉज रेपो रेट क्यों ज़्यादा होती है? बिकॉज यूजुअली हमेशा बैंकों को लोन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बैंकों को लोन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनको लोन देना है, उनका एसएलआर कम होता है, उनका लिक्विडिटी क्रंच होता है, ठीक है। और आरबीआई तभी बैंकों से लोन लेती है जब आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी होती है, और जो कि बहुत रेयर केस में, और आरबीआई बहुत सेफ लोन है इसलिए बहुत मिनिमल इंटरेस्ट पे पैसे उठाती है। काम कैसे करता है वो देखते हैं। मान लीजिए आरबीआई ने बैंक से 1 करोड़ का लोन मांगा, तो आरबीआई को 1 करोड़ वर्थ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक को मॉर्गेज करना पड़ेगा। मान लीजिए लोन का पीरियड है 7 दिन का, तो 1 करोड़ पे 3.35% के हिसाब से जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो आएगा 6,424 रुपये 65 पैसे, यानी 6,424 रुपीज़ 65 पैसे। तो 7 दिन बाद क्या होगा? 7 दिन बाद आरबीआई बैंक को देगी 1 करोड़ रुपए, जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था, प्लस 7 दिन का इंटरेस्ट देगी 1 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट देगी, प्लस 7 डेज का जो उसका इंटरेस्ट आया था 6,424 रुपीज़ 60 पैसे, और बैंक आरबीआई को उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस कर देगी, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। अब देखिए ये मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेगा। अगर आरबीआई अपने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दे, यानी अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को 6% कर दे, मान लीजिए 6% कर देती है, तो इसका मतलब है कि अगर बैंक आरबीआई को लोन देगी तो बैंक को उस लोन पे 6% का रिटर्न मिलेगा। तो आरबीआई किसी पब्लिक में किसी कंपनी को क्यों लोन देगी रिस्की लोन, ठीक है। उससे बढ़िया आरबीआई को सेफेस्ट लोन है, वो तो कभी डूबना ही नहीं है। तो बैंक 6% पे पूरा का पूरा पैसा उठा के दे देगी आरबीआई को, बोलेगी ले लो, क्योंकि हमें तो डिपॉजिटर को 4 या 4.5% का लोन देना है, तो 1.5% का तो प्रॉफिट है। तो अगर आरबीआई को इकॉनमी से मनी को सक आउट करना है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है, तो सारे बैंक को ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो वो लोग अपना पैसा आरबीआई के पास रख देते हैं, और फिर इकॉनमी से पैसा आरबीआई के पास आ गया, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगा। अब देखते हैं एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये कैसे काम करता है। देखिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये आरबीआई इंश्योर करती है थ्रू रेपो ट्रांजैक्शन एंड रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन। अभी जो मैंने बताया ना, ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये बहुत शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, ठीक है। ये यूजुअली देखिए बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब बहुत शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। ये बैंक्स अपनी लिक्विडिटी क्रंच यानी एसएलआर अगर उनका बहुत कम हो गया है और उस एरिया में मान लीजिए बाकी बैंक्स के पास भी एसएलआर की कमी है, मतलब कोई और बैंक उनको लोन नहीं दे रहा है शॉर्ट टर्म, ठीक है, उनको नहीं मिल रहा है शॉर्ट टर्म लोन सस्ते में, तो वो सस्ते में शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए इस रास्ते को अपनाते हैं, ठीक है, आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ बैंक रेट और रेपो रेट। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आरबीआई यूज करती है ताकि आरबीआई इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई को एक स्टडी वैल्यू पे रखे। ये ग्राफ थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा बिकॉज इसको खुद मैंने पेंट में बनाया है। देखो ये काम कैसे करता है, वाई एक्सिस पे मनी सप्लाई है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो और रेड लाइन जो स्ट्रेट में जो रेड लाइन है, ठीक है, वो स्टेडी मनी सप्लाई, यानी आरबीआई चाहती है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई
उस स्टेडी मतलब वो रेड लाइन के बराबर रहे। लेकिन आप देखो जो ब्लू लाइन है वो एक्चुअल फिगर बता रही है कि शुरू में कुछ टाइम तक ब्लू लाइन और रेड लाइन लगभग सेम थे, देन ब्लू लाइन जो है रेड लाइन के नीचे आ गई। तो उस रेड लाइन और ब्लू ग्राफ के बीच में जो गैप बना है ये लिक्विडिटी क्रंच है, यानी इकॉनमी में मनी सप्लाई कम हो गई है। तो जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा या इकॉनमी स्लो डाउन में जाएगी। उस टाइम पे आरबीआई रेपो ट्रांजैक्शन करती है, यानी बैंकों को लोन देती है। तो अगर बैंकों को लोन देके पैसा बढ़ेगा तो फिर से देखो मनी सप्लाई बढ़ के आ गई रेड लाइन के ऊपर। और अब मान लो कुछ समय बाद इकॉनमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई, यानी रेड लाइन वो मनी सप्लाई जो आरबीआई रखना चाहती है। अगर इस रेड लाइन के जब भी नीचे ऊपर होगा तभी ये रेपो, जब भी नीचे होगा तो आरबीआई रेड लाइन के बराबर करने के लिए बैंकों को लोन देगी। जब भी इकॉनमी में मनी सप्लाई रेड लाइन के ऊपर होगा तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी, जिसके तहत बैंकों से पैसा अपने पास सक आउट कर लेगी। ठीक है, तो इस तरह से आरबीआई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करती है इकॉनमी में। ठीक है, जब भी इकॉनमी में आरबीआई जो मनी सप्लाई मेंटेन करना चाहती है उसके नीचे जाती है तो वो रेपो रेट को क्या करेगा, रेपो रेट को रिड्यूस कर देगा, जिससे कि बैंक्स आरबीआई से लोन लेती हैं और मनी सप्लाई बढ़ता है। और जब भी इकॉनमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है, जिससे बैंक्स आरबीआई को लोन देते हैं और आरबीआई मनी को सक आउट करके उस मीडियन लाइन पे लाना चाहती है जहां वो रखना चाहती है। तो इस तरह से एलएएफ काम करता है। तो हमने ये सब देख लिया। अब देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कैसे काम करता है। देखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को लाया गया था 2011 में। इसको लाया गया था इस पर्पज़ से, एक बात मैं आपको बता दूं कि अपने एसएलआर को या अपने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्रंच को मेंटेन करने के लिए बैंक रेट, रेपो रेट जो बैंक यूज करती हैं, ठीक है, इन ट्रांजैक्शंस को जो एक्सरसाइज करती हैं, इसके अलावा बैंकों के पास ये भी सुविधा होता है कि इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस वो कर सकते हैं। मतलब मैंने कहा था ना एसएलआर पढ़ाते समय कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट क्रिएट करती है। मान लीजिए कि एक एरिया में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ब्रांच है, एक ब्रांच है जिला सरकारी बैंक का और एक ब्रांच है मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक का। ठीक है, 3 बैंक हैं। अब मान लीजिए अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का एसएलआर कम हो गया, ठीक है, या मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का उस ब्रांच में एसएलआर तो नहीं, उस ब्रांच में मान लीजिए कैश की कमी हो गई। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ऐसे समझो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में एक साथ 100 लोग चले गए अपना पैसा निकालने के लिए। अब बैंक के पास 100 लोगों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। मान लो बैंक के पास 40 लाख रुपए कैश में पड़े हैं, तो बैंक 40 लाख तक लोगों को विड्रॉवल दे सकती है, 40 लाख के बाद वो नहीं दे पाएंगे। तो बैंक क्या है कि बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी से पैसा उधार लेगी, लोन पे लेगी। ये ओवरनाइट के लिए 1 दिन के लिए ले सकती है या 3 दिन के लिए, 4 दिन, 7 दिन, जो भी है। ठीक है, तो अगर वो पीएनबी उसे लोन देती है तो वो उससे अपने डिपॉजिटर्स को देगी। यानी देखिए किसी भी टाइम पे ये चलता रहता है। ये किसी भी एरिया में जो बैंक है वो आपस में एक दूसरे को ओवरनाइट बेसिस पे लोन देते रहते हैं, बिकॉज उनकी विड्रॉल डिमांड उनके ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, अब आप समझो अगर एक एरिया में जितने भी बैंक हैं उन सब की एसएलआर शॉर्टेज में चली जाए, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा की भी एसएलआर शॉर्टेज में है, पीएनबी का भी एसएलआर शॉर्टेज में है, उस एरिया में एचडीएफसी है उसका भी एसएलआर शॉर्टेज में है। ठीक है, तो अब ये एक दूसरे को पैसा नहीं दे सकते हैं, तो ये पैसा किससे उधारी लेंगे? आरबीआई से। ठीक है, और ये ओवरनाइट बेसिस पे, ये 1 दिन के लिए लोन होती है। ठीक है, इट्स ए 1 डे लोन। तो अगर इमरजेंसी में बैंक को अपनी लिक्विडिटी क्रंच को सॉल्व करनी है, ठीक है, और उस एरिया में सभी बैंकों का एसएलआर ड्राई अप हो गया है, उस केस में 1 दिन के लिए या ओवरनाइट बेसिस पे जो लोन होती है वो होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी।
यानी कि अगर हम इसको बोले बैंक बारो फ्रॉम आरबीआई अप टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऑन ओवरनाइट बेसिस। तो इसे 2011 में लाया गया था और अभी ये 2% ऑफ NDTL है। यानी कि कोई भी बैंक अपने टोटल पब्लिक डिपॉजिट के 2% तक एक दिन के लिए, मतलब अगर मान लीजिए किसी बैंक में टोटल पब्लिक डिपॉजिट 100 करोड़ है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 100 करोड़ है, तो 2% ऑफ दैट NDTL कितना होगा, 2 करोड़। तो 2 करोड़ तक का लोन बैंक ऑफ बड़ौदा आरबीआई से ओवरनाइट बेसिस पे ले सकती है। पर उस लोन को लेने के लिए बैंक को जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मॉर्गेज करनी पड़ती है आरबीआई के सामने, ठीक है, उसको उस लोन के लिए आरबीआई के पास बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी मॉर्गेज करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई लेगी और बैंक को एक दिन के लिए लोन दे देगी। लेकिन उस लोन पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, और वो फ़िलहाल में है 5.15%। अब ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, ये यूजुअली रेपो रेट से ज़्यादा होती है, बिकॉज ये बैंक को लोन दी जाती है इमरजेंसी केस में, इसलिए ये रेपो रेट से ज़्यादा होती है। बिकॉज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर बैंक आरबीआई से लोन लेती है तो रेपो रेट पे लेती है, अगर नॉर्मल सिचुएशन से ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है तो वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पे लेती है, जो कि रेपो रेट से ज़्यादा होता है। पर मैंने बताया था रेपो ट्रांजैक्शन में या बैंक रेट में तो बैंक को कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मॉर्गेज करनी पड़ती है, रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी मॉर्गेज करनी पड़ती है आरबीआई के पास, और यहाँ भी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास मॉर्गेज करनी पड़ती हैं। पर यहाँ इस केस में जो बैंक मॉर्गेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो अभी भी एसएलआर में काउंट होगी। देखिए, रेपो रेट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक ने आरबीआई को मॉर्गेज कर दी 7 दिन के लिए, उस 7 दिन तक उसके एसएलआर में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी काउंट नहीं होगा, यानी 1 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके एसएलआर से घट जाएगी। पर अगर वही 1 करोड़ का लोन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत लेता है तो वो 1 करोड़ का जीसैक जो आरबीआई को प्लेज किया है, मॉर्गेज किया है, वो अभी भी उसके एसएलआर में काउंट होगा। सो ये एक इमरजेंसी प्रोविज़न के लिए है। लास्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, अब देखो, अगर आरबीआई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को रेट को बढ़ा देगी तो बैंक ऑब्वियसली लॉस में जाएंगे, बिकॉज कभी भी वो इस इमरजेंसी प्रोविजंस को आने नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करेंगे तो वो अपने जो भी जिनको लोन दे रहे हैं उन पे अधिक इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, और जब बैंक अधिक इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी तो लोग कम पैसा लेंगे, तो मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। आखिरी स्कीम जो है वो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है। देखो, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है ये आरबीआई ने लाया था जब भी इन्फ्लेशन फॉरेक्स रिज़र्व के बढ़ने से होता है। आप देखो, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि जो आरबीआई है वो करेंसी प्रिंट करती है मिनिमम रिज़र्व सिस्टम के तहत। अब ये मिनिमम रिज़र्व सिस्टम क्या कहता है? ये कहता है कि आरबीआई 200 करोड़ का रिज़र्व रख के जितना करेंसी चाहे उतना करेंसी प्रिंट कर सकती है। लेकिन ये जो 200 करोड़ का रिज़र्व है उसमें 115 करोड़ का रिज़र्व गोल्ड में होना चाहिए, बाकी वो फॉरेन करेंसी, चाहे वो पाउंड स्टर्लिंग हो, चाहे यूरो हो, चाहे डॉलर हो, ठीक है। तो 115 करोड़ का गोल्ड, बाकी फॉरेन करेंसी या फॉरेन सिक्योरिटी में रख के गवर्नमेंट ये 200 करोड़ की बैकिंग पे अनलिमिटेड करेंसी छाप सकती है। अब आप प्रॉब्लम समझो, आरबीआई तीन चीज़ों के बैकिंग पे पैसा छापती है: गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और फॉरेन करेंसी या फॉरेन सिक्योरिटी। जब भी इंडिया में हमारा फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ता है तो जितना फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ता है उतना आरबीआई को करेंसी प्रिंट करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए इंडिया में फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ रहा है, यानी हमारा डॉलर का जो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व है वो बढ़ रहा है, तो उतनी ही करेंसी प्रिंट करनी पड़ती है। जब आरबीआई करेंसी प्रिंट करती है तो एम नॉट बढ़ता है, और एम नॉट बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ती है, बिकॉज मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू एम नॉट। तो जो
इन्फ्लेशन, जो इंडिया में इन्फ्लेशन फॉरेक्स रिजर्व के बढ़ने से क्रिएट होता है, उस इन्फ्लेशन को अगर कर्व करना है तो उस इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज करती है आरबीआई, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो ये आरबीआई द्वारा एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं MSS GSEC बॉन्ड, ठीक है, MSS गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसके तहत ये सिक्योरिटी आरबीआई बैंकों को बेचती है और उनके पास जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी, मतलब देखिए जब फॉरेक्स बढ़ेगा तो आरबीआई करेंसी प्रिंट करेगी, M0 बढ़ेगा, तो जो ये M0 करेंसी बढ़ी है ये करेंसी इकॉनमी में जाएगी तो बैंकों के पास कैश के फॉर्म में कैश बढ़ जाएगा। तो इस बॉन्ड को बेचकर आरबीआई उनसे उनकी करेंसी जो है वो सक आउट कर लेती है, अपने पास रख लेती है। तो जो भी फॉरेक्स रिजर्व के बढ़ने से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है या M0 क्रिएट होता है, उस M0 या मनी सप्लाई को कर्व करने के लिए आरबीआई MSS GSEC बेचकर बैंकों से पैसा सक आउट कर लेती है और इसे 2004 में लाया गया था। और इस तरह से फॉरेक्स रिजर्व के बढ़ने से इन्फ्लेशन जो बढ़ता है उसको आरबीआई कंट्रोल करती है। तो हमने इस लेक्चर में बहुत डिटेल में CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और रेपो ट्रांजैक्शन और रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन आरबीआई करती है टू मेंटेन द लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF है वो रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन से गवर्न होता है। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस में बैंक अपने टोटल पब्लिक डिपॉजिट के 2% तक का लोन आरबीआई से ओवरनाइट बेसिस पे ले सकते हैं टू मीट देयर SLR रिक्वायरमेंट इफ़ देयर इज ए SLR ड्राई अप इन दैट एरिया इन ऑल द बैंक्स, ओके। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट रेपो रेट से ज़्यादा होता है, ठीक है। और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स एक तरह के स्पेशल गवर्नमेंट बॉन्ड है जिसे आरबीआई बैंकों को इशू करके बेच के उनसे एक्स्ट्रा जो मनी क्रिएट हुआ था M0 फॉरेक्स की वजह से उसको सक आउट करके मनी सप्लाई रिड्यूस कर देती है। सो ये सारे इंस्ट्रूमेंट आरबीआई यूज करती है। अभी देखो आप कि 2013-14 में इंडिया में इन्फ्लेशन तकरीबन 11% था। तो सो फ्रॉम 2014-15 ऑनवर्ड्स आरबीआई इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच में रखना चाहती है। तो यूजुअली आपको मैंने सारे करेंट रेट्स बताएं कि अभी CRR 4.5% है, SLR 18% है, रेपो रेट आई थिंक 4.9% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, बैंक रेट आई थिंक 5.15% था, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। तो MSF जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वो 5.15% है। तो ये सारे रेट्स अभी आरबीआई ने अपर साइड में रखा है बिकॉज आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, ओके। सो जब भी इकॉनमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इन सारे रेट्स को आरबीआई बढ़ाती है। तो अगर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है तो ये सारे रेट्स आरबीआई बढ़ाती है और इन सारे ही रेट के बढ़ने से बैंकों पे दो तरह का इम्पैक्ट आता है। पहला, या तो बैंकों के पास ही पैसा कम हो जाता है, ठीक है। अगर CRR SLR बढ़ेगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि बैंकों के पास फिजिकल फॉर्म में जो पैसा होता है वो रिड्यूस हो जाता है बिकॉज SLR में उनके पास पैसा फ्रीज हो जाएगा, CRR में वो पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा। तो बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी गिर जाती है, ठीक है। बाकी बैंक रेट, रेपो रेट या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन सब के रेट को बढ़ाने से, ठीक है, बैंक को जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई को पे करना होता है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो उस इंटरेस्ट रेट, बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट को कॉम्पनसेट करने के लिए आरबीआई अपने लोन के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। तो उससे लोगों का जो मार्केट में लेंडिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, लोग लोन लेने से डीमोटिवेट होते हैं, तो मनी सप्लाई रिड्यूस। तो CRR SLR बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी को डायरेक्टली रिड्यूस कर देता है और बैंक रेट, रेपो रेट, MSF बैंकों की इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। इसीलिए रेपो रेट को पॉलिसी रेट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर रेपो रेट आरबीआई बढ़ाएगी तो बैंकों का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और अगर बैंकों का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कॉरपोरेट और फर्म्स लोन नहीं लेंगे और अगर वो लोन कम लेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा। तो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में किसी एक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, अबाउट ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स।
बाकी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे मैं एक डिटेल लेक्चर बना दूंगा आगे। थैंक यू सो मच।